सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपकी एक लाइव क्लास हो चुकी है, तो उसमें आपकी जो समस्याएं थी, आशा करती हूँ सभी की हल हो गई होंगी। अब आप इत्मीनान से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको PT2 का पाठ्यक्रम भी मिल चुका होगा। PT2 का पाठ्यक्रम एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। हमारा क्षितिज में काव्यखंड और गद्यखंड में, काव्यखंड में 3 पाठ हैं हमारे, सूरदास जी, तुलसीदास जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गद्यखंड में 2 पाठ हैं हमारे, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। इसके बाद कृतिका है। कृतिका हमारी है, उसमें 2 पाठ हैं, जोट पंचम की नाक और माता का आंचल। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण में हमारा वाक्य रचना के आधार पर। उसके बाद आता है हमारा क्रिया, क्रिया के भेद, वाच्य, वाच्य के भेद, रस, रस के भेद। ठीक है। रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में हमारा जो है, इसमें संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन और पत्र लेखन तीनों आएंगे। तो मैंने अपना पाठ्यक्रम सभी करा दिए होंगे, इसमें कुछ नहीं रहा होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप तैयारी करेंगे। आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन से पहले मैं आपको प्रश्न पत्र का अंक विभाजन बताती हूँ। हमारा प्रश्न पत्र 40 अंक का होगा और उसमें अपठित गद्यांश 5 अंक का होगा, पठित गद्यांश 5 अंक का, पठित काव्यांश 4 अंक का। ठीक है। गद्य और पद्य से प्रश्न आएंगे 4 अंक के। गद्य और पद्य के जो प्रश्न हैं वे 5 अंक के आएंगे। पूरक पठन 4 अंक के। पूरक पठन में जो हमारी कृतिका पुस्तक आती है वह है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण 10 अंक, रचनात्मक लेखन 3 अंक। ठीक है। इस प्रकार से 40 अंक का अर्थात 40 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। आपको मैं एक विशेष बात बताती हूँ, आप सबको यह परीक्षाएं अवश्य देनी है। कोई भी बच्चा परीक्षाओं को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर आपने परीक्षाएं छोड़ी हैं, इसको मिस किया है, तो आपके अंक कम रह जाएंगे और जो कि बोर्ड में आपके अंक जाते हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है। आपको मालूम है 20 अंक बोर्ड में जाते हैं। अगर आपने परीक्षा नहीं दी है तो 20 अंक आपके कम रह जाएंगे। ठीक है। आप सभी अपना गृह कार्य भी जितनी जल्दी हो सके परीक्षा से पहले पूर्ण कीजिए और उसको जमा कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पुनरावृत्ति करते हैं, अर्थात रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आए थे। जो आपने PT1 में गलतियां की हैं वो PT2 में अब नहीं करेंगे। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश भी आएगा जो 5 अंक का होगा, और पठित गद्यांश और पठित काव्यांश भी आएगा। तो वह मैंने रिवीजन में नहीं दिया है आपको, किस प्रकार से आएंगे आपको मालूम है कि वो कैसे आते हैं। यहाँ पर केवल मैंने प्रश्नों को दिया है। ठीक है। उसका आप ध्यान से देखेंगे और कोशिश करना परीक्षा में आप उसको गलती नहीं करें। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। ठीक है। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये देखेंगे, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया था? हमारा रामचरितमानस से। ठीक है। ये आपको अगर आप
इसको ध्यान से पढ़ेंगे किताब को जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आगे देखेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, हिंदी। तो मैंने आपको कौन सा बताया था? अवधी। रामचरितमानस हमारी अवधी में लिखी गई है और उसमें से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। ओके, आगे देखेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किन रसों का प्रयोग किया गया है? शांति एवं करुण रस, शांति नहीं शांत रस है ये। वीर एवं रोध रस, श्रृंगार एवं भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रस था? इसमें वीरता दिखाई गई थी और रोध रस भी दिखाया था। क्रोध आ रहा था परशुराम जी को, तो इसलिए ये वाला है, वीर और रोध रस। ठीक है, आगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसमें कितने कांड हैं? मैंने आपको बताया था रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, और ये किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, बाल कांड। तो ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, रामचरितमानस में 7 कांड है और उसमें यह संवाद आपका बालकांड से लिया गया है। आगे देखते हैं, यह कुमड़ बतिया को नाही, यह उक्ति पाठ में किसने कही है? तो राम ने, परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। किसने कही है? लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण ने किसके लिए कही है कुमड़ बतिया? ये राम और लक्ष्मण अपने दोनों के लिए कही है। उन्होंने कहा हम कुमड़वतियाँ नहीं हैं, तो है कि लक्ष्मण ने राम और लक्ष्मण के लिए कही है, अपने दोनों के लिए कहा है कुमड़वतियाँ। ठीक है, दोनों अर्थ ध्यान रखना कि ये किसने कहा है? लक्ष्मण ने कहा था। लक्ष्मण ने किसके लिए कहा था कुमड़वतियाँ? वो राम और लक्ष्मण दोनों के लिए कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, कौशिक सुनाऊं मन यहू बालक, पंक्ति में कौशिक किसे कहा गया है? विश्वामित्र को, परशुराम को, राम को, लक्ष्मण को। किसे कहा गया था? विश्वामित्र जी को। ठीक है, आगे देखेंगे, अब ये प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, हरि है राजनीति पढ़ी आए के माध्यम से व्यंग्य किया जा रहा है। किस पर व्यंग्य किया जा रहा था? उद्धव पर, गोपियों पर, श्री कृष्ण पर, राधा पर। तो किस पर किया जा रहा था? ये श्री कृष्ण जी पर किया जाता है। जब गोपियाँ कह रही थी कि वे राजनीति पढ़ी आए हैं, तभी तो हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है। तो किस पर व्यंग्य किया जा रहा है? श्री कृष्ण जी पर किया जा रहा है। आगे, हालदार साहब स्वभाव से हैं, कैसे हैं स्वभाव से हालदार साहब? सनकी हैं, भावुक प्रेमी हैं, भावुक देशभक्त हैं, पागल हैं। कैसे हैं वे? भावुक देशभक्त हैं वे, है ना। वो तभी तो भावुक हो गए थे जब वो चश्मे वाले प्रतिदिन ही चश्मा बदलता था और फिर उसको चश्मा बदलावा नहीं लगा। फिर क्या हुआ कि वो एकदम से भावुक हो गए। पान वाले से पूछा, पान वाले ने कहा वह तो मर गया है। तो उनकी आंखों में एकदम से पानी आ गया है। तो ये कैसे? भावुक देशभक्त थे। आगे, माता के आंचल पाठ के आधार पर भोलेनाथ का असली नाम था, क्या था? बटुकेश्वर नाथ, रामेश्वर नाथ, बागेश्वर नाथ और तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, आगे है, घर घर भर देते हो पंक्ति के आधार पर कवि घर में भरने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या भरने की बात कर रहा है? ये फाल्गुन मास का था हमारा। तो उसमें जब हवा चलती है तो क्या भर जाता है? धन, फूल, सुगंधित हवा, पत्ते। क्या भरते हैं उस समय? सुगंधित हवा, क्योंकि फाल्गुन मास में नए नए फूल आ जाते हैं और फूलों की जो सुगंध है वो घर में भर जाती है, वो हवा के साथ घर घर में फैल जाती है। तो सुगंधित हवा होती है उस समय। ठीक है,
आगे आता है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। ये चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी लगी हुई थी यहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस। आगे ललित ललित में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष। तो ये आपकी परीक्षा में आया था, तो अधिकतर बच्चों ने इसको गलत किया था। अधिकतर बच्चों ने इसको अनुप्रास लिखा था और यमक भी लिखा है, जबकि ये दोनों में से कोई भी नहीं है। सबसे पहले हम अनुप्रास में देखते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति होती है। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति तो है, लेकिन शब्द भी तो हमारे एक समान ही हैं, ललित ललित। फिर हम यमक देखते हैं। यमक में भी शब्दों का जोड़ा है, तो यहाँ पर शब्दों का जोड़ा तो है, लेकिन यमक में क्या होता है? दोनों में अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इसलिए यह यमक भी नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश में युग्म होता है, शब्द युग्म होता है कि जोड़े में आता है और दोनों का अर्थ समान होता है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि इसमें दोनों का अर्थ समान है। ललित ललित कहते हैं सुंदर सुंदर, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप अब परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। बच्चे अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक में गलती कर देते हैं, ठीक है। इसमें इस बार ध्यान से करेंगे इसको। हमारे हरी हारिल की लकड़ी में श्री कृष्ण किसे कहा गया है? हारिल पक्षी को, लकड़ी को, पेड़ को, इनमें से कोई नहीं। तो हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? लकड़ी को। तो क्योंकि जिस प्रकार से पक्षी अपने पैरों में लकड़ी जमाए उड़ता रहता है ना, और उसे ये रहता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, उसी प्रकार से जो हारिल पक्षी रूपी गोपियां हैं, वह लकड़ी रूपी श्री कृष्ण जी को अपने दिल में बसाए रहती हैं और उनकी यादों में ही अपना जीवन यापन करती रहती हैं, उनके द्वारा ही अपना जीवन बिताती है, ठीक है, अपने जीवन को सफल बनाती है। आया समझ में? तो इसका उत्तर क्या हो गया? लकड़ी। आगे बढ़ते हैं। माता का आंचल पाठ में बाबूजी किसका पाठ करते हैं? रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, शिव पुराण। किसका पाठ करते हैं वे सुबह उठकर? किसका पाठ करते थे वे? रामायण का। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखना। इनमें हमें भेद बताना है वाक्यों के, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। परंतु आ गया इसमें, परंतु और ये सब किस में होते हैं? हमारे संयुक्त में। तो ये कौन सा है? हमारा संयुक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पे यदि का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मिश्र का है, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब आगे, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। ये दोनों वाक्य अपने में स्वतंत्र हैं और ये किसका नियम है? हमारा संयुक्त का। तो ये संयुक्त वाक्य है हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे। राधा गाकर, हंसकर और मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेती है। तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें और का भी प्रयोग नहीं है और यदि का भी प्रयोग नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य है? हमारा सरल वाक्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को पहचान कर रस बताइए। अब इसमें रस बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो ये कौन सा है? ये हमारा जो है, जो सदा के लिए हमसे बिछुड़ जाता है। तो वहाँ पर कौन सा है? इसमें दुख भी प्रकट हो रहा है। तो कौन सा अलंकार होता है जो हमारे सदा के लिए बिछुड़ जाता है और दुख भी होता है? वह वहाँ पे करुण रस होता है। तो इसमें क्या है? करुण रस है। क्योंकि वीर नहीं हो सकता, अद्भुत भी नहीं हो सकता। वीर में उत्साह होना चाहिए, अद्भुत में आश्चर्य होना चाहिए, रौद्र में क्रोध आना चाहिए।
इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इसलिए ये करुण रस है हमारा। आगे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पल भर को वह बनी अचेतन, हिलने सकी कोमल काया। तो श्री कृष्ण जी के मुख में जब यशोदा ने देखा कि सारा विश्व समाया हुआ है, तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। तो ये वीर रस नहीं हो सकता, विभत्स रस नहीं हो सकता, हास्य भी नहीं हो सकता, तो ये अद्भुत रस है, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है हमें कि एक शिशु के मुख में पूरा विश्व समाया हुआ है, तो इसलिए अद्भुत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, ये सभी कृतिका से हैं, तो उसमें पूरक पठन जो है कृतिका है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आएंगे। उसमें रानी एलिजाबेथ कहाँ शाही दौरा करने वाली थी? भारत, पाकिस्तान और भूटान, पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। कहाँ पर शाही दौरा करने वाली थी वे? भारत, पाकिस्तान और नेपाल। आपको ध्यान रखना है, पूरी कहानी जिसने अच्छे से पढ़ी है वही इस उत्तर को दे सकता है, वही बच्चे इन प्रश्नों को कर पाएंगे, तो इसलिए सारांश पढ़ना आप सभी। आगे देखते हैं, रानी एलिजाबेथ किसके साथ शाही दौरे पर आ रही थी? माँ, पति, बहन, मित्र। किसके साथ आई थी? पति के साथ आ रही थी वह। ठीक है। रानी एलिजाबेथ की ड्रेस शाही दौरे के लिए कितने की बनी थी? 2000, 20,000, 5,000, 50,000। कितने की बनी थी? 5,000 की बनी थी उसकी। ठीक है। आगे, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सम्मान, प्रेम, गुलामी, घृणा। किसको दर्शाती है? वो गुलामी को दर्शाती है, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम थे वे अंग्रेज़ थे और फिर भी लोग कितने परेशान थे, तो अभी उनका दिल अंदर से गुलाम है अंग्रेज़ों का, तो इसलिए गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। आगे, दिल्ली में जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ लगी हुई थी? इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। कहाँ लगी हुई थी? इंडिया गेट पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे, काया पलट होना मुहावरे का अर्थ बताइए। उल्टा हो जाना, काया बदल जाना, पूर्ण रूप से बदल जाना, सुंदर बन जाना। तो इसका क्या अर्थ होता है? ये क्या मुहावरा है? मुहावरे का क्या अर्थ है? ये पूर्ण रूप से बदल जाना। कहते नहीं काया पलट हो गई इसकी, तो वहाँ पूर्ण रूप से बदल गया। जब एलिजाबेथ शाही दौरे पर आ रही थी तो दिल्ली की काया पलट हो गई थी, अर्थात दिल्ली को पूरी तरह से बदल दिया था। वह दिल्ली इतनी सुंदर हो गई थी कि उसको दुल्हन की तरह से सजाया गया था, तो उसकी काया पलट हो गई थी। आगे देखेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार ने किन किन भारतीय नेताओं की मूर्ति की नाक नापी? पटेल, नेहरू, महादेव देसाई, राजीव, शिवाजी, तिलक, सुभाष, गोखले, इंदिरा गांधी, तिलक, शिवाजी। किसकी नाक नापी थी वहाँ पर? जल्दी बताइए। पटेल, नेहरू, महादेव देसाई, राजीव, शिवाजी, तिलक, सुभाष, गोखले, इंदिरा गांधी, तिलक, शिवाजी। तो इसमें क्या आएगा? इसमें ये आ जाएगा गांधी, तिलक और शिवाजी, इनकी नाक नापी गई थी। आगे देखेंगे, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से प्रमुख रूप से किस पर व्यंग किया है? सरकारी तंत्र पर, एलिजाबेथ पर, जॉर्ज पंचम पर, इनमें से कोई नहीं। तो यह किया है किस पर व्यंग? सरकारी तंत्र पर, क्योंकि एक सरकारी तंत्र में कैसा होता है कि कामों को टाल मटोल करते रहते हैं, तो इसमें यही व्यंग किया है। और सरकारी तंत्र एक अंग्रेज जो गुलाम, जिसने हमें गुलाम बनाया इतने सालों तक, उसके लिए कितने चिंतित हैं। ये सरकारी तंत्र की ही कमी है। और बाद में एक खबर को छिपा भी दिया है कि जिससे जो शहर में इतना हंगामा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ जिंदा नाक लगा दी गई थी। तो सरकारी तंत्र पर व्यंग किया है। तो आगे देखते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का नाम बताइए। शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, मनु भंडारी, प्रेमचंद।
कौन थे इसमें? तो कमलेश्वर जी हैं इसके लेखक, जोड़ पंचम की नाक के। ठीक है, आगे अंत में जोड़ पंचम की नाक का मसला कैसे हल किया गया? पत्थर की नाक लगाकर। अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, यह मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, आप सभी मन से तैयारी करना और हिंदी में 100% लाने का प्रयास करना। ठीक है, मेरे को पता है सभी बच्चे करेंगे और सभी बच्चे कर सकते हैं, तो इसलिए मन में पूर्ण विश्वास करके अच्छे से पेपर करना और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और सच्चे मन से और अच्छे मन से पेपर की तैयारी कीजिए। साईं राम।